एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने बीए फाइनल में जो विश्व का प्रादेशिक भूगोल है उसमें हम एशिया के बारे में पढ़ रहे थे और एशिया में आज हम पढ़ेंगे एशिया के भूआकृतिक प्रदेशों के बारे में। तो देखिए, हमें पता है कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया एक विशाल महाद्वीप होने की वजह से यहाँ पे हमें अनेक प्रकार की भूआकृतिक विविधताएँ हमें देखने को मिलती है। तो हम आज एशिया की जो प्रमुख भूआकृतिक विशेषताएँ हैं उनके बारे में देखते हैं और एशिया को भूआकृतिक स्वरूप पर हम 4 भागों में विभक्त करते हैं। एशिया को भूआकृतिक आधार पर 4 भागों में विभक्त किया गया है, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहला हम देखते हैं उत्तर के प्राचीनतम भूखंड। उत्तर के प्राचीनतम भूखंड, ठीक है। अगला है, पहला है उत्तर के प्राचीनतम भूखंड, अगला है दक्षिण के प्राचीनतम भूखंड। दक्षिण के प्राचीनतम भूखंड, ठीक है। तीसरा है अपना नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियाँ। नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है। अगला हमारा है अवशेष भाग। अवशेष भाग इस प्रकार से भूआकृतिक स्वरूप के आधार पर एशिया को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर के प्राचीनतम भूखंड, दूसरा है दक्षिण के प्राचीनतम भूखंड, तीसरा है नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखलाएं और लास्ट है अपना अवशेष भाग। तो देखिए, आप मैप में एशिया का जो मैप है, इस मैप में भी आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जो खड़ी लाइनों से हमें इंडेक्ट कर रखा है। तो ये है हमारा उत्तर के प्राचीनतम भूखंड। इसको ये एक नंबर दे देते हैं, ये है उत्तर का प्राचीनतम भूखंड। उसके बाद हम देखते हैं दक्षिण का प्राचीनतम भूखंड। देखिए दक्षिण में, आप देखिए दक्षिण में चेक्स के द्वारा ये हमने इंगित कर रखा है। तो ये हमारा है 2 नंबर का, कौन सा है, दक्षिण के प्राचीनतम भूखंड, ठीक है। उसके बाद तीसरा है नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक है। तो ये देखिए जो ये नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखलाएं जो भारत के ऊपर आप देख सकते हो, ये सीधी लाइनों में, ठीक है, ये आड़ी लाइनें हैं। तो ये हमारा 3 नंबर का है। यहाँ पे विभिन्न एशिया की जो विभिन्न पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो इस प्रदेश में स्थित है, ठीक है। उसके बाद अवशेष भाग, ये 4 नंबर का है। अवशेष भाग एशिया के मध्य का जो ये पूरा भाग है वो अवशेष भाग है। इस प्रकार से हमने एशिया के मैप में हमने चारों को इंगित कर लिया है, ठीक है। हमने देखा सबसे ऊपर जो खड़ी लाइनें हैं वह उत्तर का प्राचीनतम भूखंड है। नीचे है जो चेक्स के द्वारा हमें इंगित कर रखा है, तो ये हमारा दक्षिण का प्राचीनतम भूखंड है। उसके ऊपर है जो आड़ी लाइनें हैं वो है पर्वत श्रृंखलाएं और बीच में जो भाग बच गया वो है अवशेष भूखंड, ठीक है। फिर आगे हम इनको देखते हैं, इनको एक एक करके देखते हैं, इनका विस्तार से हम अध्ययन करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं उत्तर के प्राचीनतम भूखंड। तो देखिए, उत्तर के जो प्राचीनतम भूखंड है इनका निर्माण कब हुआ, इनके निर्माण के बारे में हम देखें तो एशिया महाद्वीप के जो उत्तरी भाग के जो प्राचीनतम उत्तर के भूखंड है इनका निर्माण कैम्ब्रियन युग से पहले भी हो चुका था। इनका जो निर्माण है कैम्ब्रियन युग से पहले, कैम्ब्रियन युग से पूर्व इनका निर्माण प्राचीनतम शैलों के द्वारा हो गया था। प्राचीनतम शैलों के द्वारा इस भूखंड का निर्माण हुआ था। हम इस भूखंड का निर्माण हम चट्टानों में देखें तो इसका जो निर्माण है वो ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट, इन चट्टानों के द्वारा इस उत्तर का जो भूखंड है उसका निर्माण हुआ, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो इस खंड को 4 प्रमुख भागों में विभक्त किया गया है, ठीक है। जिसमें पहला इसमें रूसी चबूतरा, दूसरा है
पहला है रूसी अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। उसके बाद तीसरा इसका जो पार्ट है वो है चीनी मेसिफ, पहला है अपना रूसी चबूतरा, दूसरा है अंगारा लैंड, तीसरा है चीनी मेसिफ, उसके बाद चौथा है सार्डियन मेसिफ। सार्डिनियन मेसिफ। इस प्रकार से ये हमारा जो उत्तर का जो भूखंड है, प्राचीनतम भूखंड है, उसके 4 भाग हैं। रूसी चबूतरा है, अंगारा लैंड है, चीनी मेसिफ है और उसके बाद है सार्डियन मेसिफ। ये 4 इसके प्रमुख पार्ट हैं और इसका जो निर्माण है वो कैम्ब्रियन युग से पूर्व इसका निर्माण हो चुका था। और इसका जो निर्माण है वो प्राचीनतम आग्नेय जो चट्टानें हैं जैसे ग्रेनाइट है, निस है और ये शिस्ट के द्वारा इससे जो ये भूखंड है इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला जो भूखंड है वो है दक्षिण के प्राचीनतम भूखंड। अगला है दक्षिण के प्राचीनतम भूखंड। दक्षिण के प्राचीनतम भूखंड। दक्षिण के प्राचीनतम भूखंड में आप देख लीजिए, यहाँ पे जो दक्षिण भारत, इस एशिया के दक्षिण में भारत है, अरब प्रायद्वीप है, ये 2 इसके मुख्य भाग है। इसके कौन कौन से 2 भाग हैं? पहला है भारतीय प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप, और इसका दूसरा जो भाग है अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप। ये इसके 2 प्रमुख भाग हैं। ठीक है, इस एशिया महाद्वीप का दक्षिण का जो भाग है, प्राचीनतम भूखंड है, उसका जो निर्माण है यह एक गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड, यह गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। कौन सा? दक्षिण का प्राचीनतम भूखंड, जिसमें भारतीय प्रायद्वीप और अरब प्रायद्वीप सम्मिलित हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखिए इसके 2 प्रमुख भूखंड है वो हमने देख लिए। यह प्राचीनतम आग्नेय चट्टानें, आग्नेय रूपांतरित चट्टानें जैसे नाइस है, सिस्ट, बेसाल्ट, इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण हम देखें तो नाइस, सिस्ट और बेसाल्ट, इन चट्टानों के द्वारा इसका जो निर्माण है वो किया गया। कौन सा भाग है? दूसरा है दक्षिण का प्राचीनतम भूखंड। इसमें इसके 2 प्रमुख भूखंड है, एक तो भारतीय प्रायद्वीप और दूसरा है अरब प्रायद्वीप। और इस भूखंड का जो निर्माण है वो प्राचीनतम आग्नेय शैलें हैं। उन आग्नेय शैलों की ये शैलें जब रूपांतरित हुई, इनके रूपांतरण से इन चट्टानों का निर्माण हुआ है, जैसे नाइस है, सिस्ट है, बेसाल्ट, इन चट्टानों के द्वारा इस भूखंड का निर्माण किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अपना तीसरा जो भूखंड है, नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियाँ। नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं यहाँ ये हमने जो आड़ी लाइनों के द्वारा इंगित कर रखा है 3 नंबर का, वो है एशिया महाद्वीप के जो प्रमुख पर्वत हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए हिमालय पर्वत है, ठीक है, कुनलुन पर्वत है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, उसके बाद हम इधर देखें तो इधर अन्य जो पर्वत श्रेणियाँ हैं जैसे हिंदुकुश है, अराकान योमा है, ये सभी जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो इस प्रदेश में सम्मिलित की गई है। ठीक है, तो इसमें हम देखें यह एशिया के मध्य में नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखलाओं का एक क्रम मिलता है। इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण मुख्यतः टर्सरी युगीन के भूगर्भिक हलचलों के कारण हुआ। इसका निर्माण हुआ टर्शियरी युग में जो भूगर्भिक हलचलें हुई, भूगर्भिक
हलचलों के द्वारा इन पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक है, हम भूगर्भ में, हम इतिहास में देखते हैं तो हमारा जो टर्सरी युग है, उस टर्सरी युग में अनेक प्रकार की भूगर्भिक हलचलें हुई और उन भूगर्भिक हलचलों के द्वारा ही ये जो पर्वत, इन पर्वतों का निर्माण किया गया। ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ वो भूगर्भिक हलचलों के द्वारा हुआ। उसमें हम देखें तो इसके हम मुख्य पर्वत हम देखें तो यहाँ पे हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत है, काराकोरम, काराकोरम, नानशान, नानशान है। उसके बाद है हिंदुकुश, हिंदुकुश। ठीक है, अराकान योमा, अराकान योमा, एल्बुर्ज, एल्बुर्ज। ठीक है, उसके बाद है जेगोस, अनातोलिया, सुलेमान, जेगोस, अनातोलिया, अनातोलिया है, सुलेमान है। इन सभी पर्वतों का निर्माण, इन सभी पर्वतों का निर्माण है जो टर्सरी युग की जो भूगर्भिक हलचलें हैं उनके कारण इनका निर्माण किया गया है। ठीक है, और ये है हमारी नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखलाएं। उसके बाद हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है अवशेष भाग। अगला इसका जो भाग है वो है अवशेष भाग। अवशेष भाग, तो आप अवशेष भाग में आप देख सकते हैं कि इसका एशिया का जो मध्य भाग है, ठीक है, ये जो सभी जो हमने पहले पढ़ी है, जो सभी इसके जो पार्ट है, इनके मध्य में जो विशेष जगह बच गई वो कौन सा हो गया, इसका अवशेष भाग। ठीक है, तो मतलब यहाँ की ये जो उत्तर का भूखंड है, दक्षिण का भूखंड है और पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, इनके बीच का जो मध्य भाग है वो कौन सा है, इसका एशिया का अवशेष भाग है। ठीक है, इस प्रदेशों की चट्टानों का निर्माण पुराजीवी कल्प और मध्यजीवी कल्प के मध्य हुआ। इसका निर्माण कब हुआ, पुराजीवी कल्प व मध्य कल्प के बीच में इस प्रदेश की जो चट्टानें हैं उनका निर्माण हुआ। ठीक है, इन पर कैनेडियन हलचलों का पर्याप्त प्रभाव पड़ा। कैनेडियन हलचल भूगर्भ में जो अपने इतिहास में हमने देखा है कि जो टर्सरी युग के बाद जो कैनेडियन हलचलें हैं, उन कैनेडियन हलचलों का इसके निर्माण पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, जिस प्रकार से हमने आज एशिया महाद्वीप के जो भूआकृतिक स्वरूप थे उनके बारे में हमने देख लिया है और आगे वाले वीडियो में हमें अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।